ज़िंदगी और मौत के फैसले की अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी डिबेट चल रही होती है कि जहाँ पे या तो किसी को सजाए मौत हो जाएगी या वो सजाए मौत से बच जाएगा। ये एक इस तरह की बुकलेट बनती है और ये बुकलेट एक ऐसी है जिसके अंदर दरखास्त रिकवरीज विच इंक्लूड्स पीएफएसए की रिपोर्टें, विच इंक्लूड सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, विच इंक्लूड तमाम के तमाम एग्जिबिट एविडेंस, चार्जशीट, उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद एमएलसी, उसके बाद नक्शे। अच्छा, नाउ हियर कम्स अ लिटिल टेक्निकल पार्ट कि इसको तैयार करना किस तरह। हर किसी लॉयर का अपना अपना स्टाइल है किसी भी मर्डर रेफरेंस को तैयार करने का। कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं वो मैंने, अगर आप कंप्लेनेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोस जजमेंट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। I have observed so far in this particular DB, you never get a chance to quote a case law. एक बात याद रखिएगा जो मैं सजेस्ट करूंगा अपने हर देखने वाले यंग लॉयर को, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और मियां साहब के साथ आज डिस्कस करेंगे बहुत ही टेक्निकल टॉपिक पे। ये वीडियो शायद हमारी जनरल पब्लिक के लिए इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, बल्कि जो मिड टीयर क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, आई माई सेल्फ हैज़ नॉट प्रैक्टिस दैट एस्पेक्ट ऑफ द लिटिगेशन अभी तक, तो मेरे लिए भी बहुत लर्निंग का इसके अंदर एस्पेक्ट मौजूद है कि मैं सीखूँ कि जो मैंने अब आगे फ्यूचर में करना है वो किस तरीके से परफॉर्म करना है। मैं बात कर रहा हूँ मर्डर रेफरेंस की। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। जब भी किसी को नीचे से सजाए मौत होगी उसका मर्डर रेफरेंस हाई कोर्ट में आर्ग्यू करना होता है, और इस टाइम पे आप वकीलों के हाथ में, क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स के हाथ में ज़िंदगी और मौत के फैसले की अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी डिबेट चल रही होती है कि जहाँ पे या तो किसी को सजाए मौत हो जाएगी या वो सजाए मौत से बच जाएगा। तो ये आर्ग्यू किस तरीके से करना है, इस पर मियां साहब से डिस्कशन करेंगे कि एमआर को आर्ग्यू किस तरीके से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। ये सब ऑलमोस्ट आई आर्ग्यूड ऑल द एक्सपेक्ट्स, अभी तक एमआर या अपील करने का मौका नहीं मिला, और जिस तरह आप कहते हैं कि ये बड़ा ख़ास मौका है जो बड़े ख़ास लोगों को नसीब होता है, जिसको, और उसको उससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है जो उसको सही तरीके से लेकर चले जाते हैं। तो अब एक तो जनरल एस्पेक्ट जिस तरह हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि व्हाट इज़ एन एमआर, और फिर दूसरा पार्ट पे हम लेके चलेंगे कि इसको आर्ग्यू करना कैसे। अच्छा विशाल, आपने ना भी इंट्रो के अंदर बताया मिड टीयर। माय फोकस इज नॉट मिड टीयर, माय फोकस इज द यंगस्टर्स, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन। तो इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स ऑलरेडी नो कि मर्डर रेफरेंस वगैरह क्या होता है, लेकिन इसको मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि लेटली हमने काफ़ी सारे किए हैं, क्योंकि स्पेशल एक डीबी बनी हुई है जो कमाल का काम कर रही है, और इट्स अ गुड न्यूज़ कि हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, विशाल साहब 2022 और 23 की अपीलें सुन रहे हैं। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स यू नो वन ऑफ अ रेयर थिंग व्हिच हैपेंस। ये स्टेज, ये नौबत आई थी जब मलिक मंजूर साहब और मलिक शहजाद खेबा साहब जब डीबी किया करते थे, तो वो करंट ईयर्स के अंदर उसको ले आए थे, एंड दिस हैपेंड नाउ। बट हैविंग सेड दैट, एज ऑलवेज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से स्टार्ट करते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी सीआरपीसी का चैप्टर 27 डील करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 374 टू 379। अच्छा, याद रखना हमेशा, और यंगस्टर्स के लिए है, कि मर्डर रेफरेंस हमेशा वहां पे आएगा, नंबर 1, जहां पे ट्रायल कैपिटल ऑफेंस का कोर्ट ऑफ सेशन ने कंडक्ट किया हुआ होगा और उसके अंदर डेथ पेनल्टी पास की होगी, क्योंकि सेक्शन 374 सीआरपीसी का ये बताता है कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर डेथ पेनल्टी पास होगी, और ऑडियंस के रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पे भी सेक्शन 374 चला दीजिएगा, जो कहता है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशंस passes sentence of the death, the proceeding shall be submitted to the high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court. Now that's why confirmed का जो word है, और जो 374 के अंदर वर्ड जो कॉनोटेशन निकलती है मर्डर रेफरेंस की, that is basically from that.
अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप किसी सेशंस कोर्ट की कोई जजमेंट देखेंगे तो उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है कि दिस पर्सन मिस्टर अली है द गॉड फॉरबिड कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302B टू बी हैंग टिल डेथ, और उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड किया जाता है तमाम सजा अनाउंस करने के बाद कि दिस सेंटेंस जो है इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जब मर्डर रेफरेंस फाइल होना होता है जो 374 के अंदर ट्रांसमिट करना है लाहौर हाई कोर्ट को, अगर आप इसी चैप्टर 27 में देखेंगे तो इसमें बिलखुसूस जो सेक्शन 377 है वो ये बताता है कि जो भी कंफर्मेशन होगी उसको 2 जजेस, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मर्डर रेफरेंस या अपील जब भी आई, अभी अपील को नहीं छेड़ते, उसके लिए मैं अलहदा से करूंगा, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन क्या होती है, एक्विटल क्या होती है, PSLA क्या होती है, एनहांसमेंट को अलग-अलग वीडियोस में करें, अभी मैं कन्फाइन करता हूं मर्डर रेफरेंस की हद तक। तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड ट्रांसमिट कर दिया जाता है लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट अंडर लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स करती क्या, मैंने फॉर रेडी रेफरेंस, ये आपके सामने काफी सारे मर्डर रेफरेंस है, ये एक इस तरह की बुकलेट बनती है और ये बुकलेट एक ऐसी है जिसके अंदर FIR नहीं बल्कि उससे भी पहले दरखास्त, जिसको फर्द बयान कहा जाता है, वहां से लेके final conclusion of the judgment which includes recoveries, which includes PFSA की रिपोर्टें, which includes serologist की रिपोर्ट, which include तमाम के तमाम एग्जिबिट, which include तमाम के तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद एविडेंस, चार्जशीट, उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद MLC, उसके बाद नक्शे, उसके बाद जितनी भी रिकवरीज हैं ये तमाम की तमाम इस बुक के अंदर कंपाइल कर दी जाती हैं। एक चीज आपको और यहां पे बताता हुआ चलूं, जिस तरह हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में जब कोई बेल फाइल करते हैं, अब तो कंप्यूटराइज FIR आपको मिल जाती है, पहले हैंड रिटन हुआ करता, हम बेटर कॉपी लगाया करते थे। इस बुकलेट के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट जो पुलिस के लिखे हुए होते हैं उनकी बेटर कॉपीज भी लगाई जाती हैं, चाहे वो इंक्वेस्ट की सूरत में हो, चाहे वो नक्शों की सूरत में हो, चाहे वो फर्द मकबूजियों की सूरत में हो, चाहे अगर कोई एविडेंस मिस प्रिंटिंग है, वो तमाम की तमाम बेटर कॉपीज भी इसके अंदर लगा दी जाती हैं ताकि वो इजीली रीडेबल हो, वो पढ़ने में आसानी हो। तो ये मर्डर रेफरेंस आपकी जो पूरी की पूरी बुकलेट बन के वो साल के हिसाब से जो भी साल चल रहा हो उसके मर्डर रेफरेंसेस और अपीलें ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। अच्छा, जब आपको कोई क्लाइंट इंगेज करता है टू आर्ग्यू अ मर्डर रेफरेंस, डेफिनेटली एक्यूज साइड से क्योंकि उसको सजाए मौत हुई हुई है, या कंप्लेनेंट साइड से। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि कंप्लेनेंट के लिए जिस तरह ट्रायल कोर्ट में ADPPs होते हैं, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू होता है तो कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हाईली कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर होते हैं, जिसके अंदर APGs होते हैं, DPGs होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब आपको इंगेज किया जाता है फ्रॉम डिफेंस साइड, तो उस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले द फर्स्ट गो टू थिंग एनी लॉयर डज इज कि वो जाके फौरन से पहले हाई कोर्ट की ब्रांच से या कोर्ट से, मोस्ट ऑफ्टनली आपको ब्रांच के अंदर से जाके आप इसकी पूरी की पूरी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले लेते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मुल्जम के लिए भी प्रिंट हुई हुई होती है, सेम कॉपी DPG APG के लिए होती है, सेम कॉपीज जो हैं वो अदालत के लिए भी होती हैं। अदालत वाली वो अदालत की कस्टडी में होती हैं, जो डिफेंस साइड के लिए होती हैं वो आप इसको लेते हो। अच्छा, नाउ हियर कम्स अ लिटिल टेक्निकल पार्ट कि इसको तैयार करना किस तरह। हर किसी लॉयर का अपना अपना स्टाइल है किसी भी मर्डर रेफरेंस को तैयार करने का। मैंने जो अपने इस 19 साल की प्रैक्टिस के अंदर जिन जिन लोगों के सामने मर्डर रेफरेंस या अपीलें आर्ग्यू की, उसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, वो हेड किया करते थे DB को। फिर उसके बाद मलिक मंजूर साहब से 2013 से ऑनवर्ड वाली स्लॉट के अंदर वो स्पेशल DB किया करते थे, उनके सामने आर्ग्यू किया हुआ। फिर शहबाज रिजवी साहब जो है वो उनका अपना तरीका। अब ये जो स्पेशल DB बनी है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब की और मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब। एक बात याद रखिएगा जो मैं सजेस्ट करूंगा अपने हर देखने वाले यंग लॉयर को, नेवर 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 आर्ग्यू अ मर्डर रेफरेंस until and unless you sat in a court and see what is their way of taking notes from you. I still remember नकवी साहब कहा करते थे, जी बताएं विशाल साहब, आप क्या इस मर्डर रेफरेंस में सेंटेंस को असेल कर रहे हैं या कन्विक्शन को असेल कर रहे हैं?
इस सवाल के जवाब के ऊपर उनके पूरे के पूरे अपील और मर्डर रेफरेंस को ऑपरेट करने का मैकेनिज्म डिपेंड करता होता था कि अगर वो, क्योंकि ट्रस्ट मी, हर वो हाई कोर्ट का जज जो कि मर्डर रेफरेंस की डीबी को हेड कर रहा है या सप्लीमेंट कर रहा है एज अ सेकंड जज, वो इन मर्डर रेफरेंस को अजबर जुबानी फैक्ट बाय फैक्ट पढ़ के आए हुए होते हैं। उनके राइट और लेफ्ट के ऊपर उनके रजिस्टर्स पड़े होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। अगर उन्होंने उस मर्डर रेफरेंस को कंफर्म करना है तो पॉइंट्स बने हुए हैं, अगर उस मर्डर रेफरेंस का रिजल्ट इन नेगेटिव निकलना है तो वो भी उनके पॉइंट्स बने हुए हैं, एंड देन यू हैव टू फैसिलिटेट। अच्छा, मलिक मंजूर साहब क्या किया करते थे? मलिक मंजूर साहब सबसे पहले आपसे नोट्स लिया करते थे, जी बताएं कि आपका एफआईआर क्या है जी, उसके बाद क्या कहते हैं वो एफआईआर को एग्जिबिट कौन सा लगा हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका फर्द बयान था, आपने दरखास्त दी थी या ओरल दी थी, वो कितने बजे दी थी, वकूआ कितने बजे का, ऑफेंस क्या था, मुल्जमान कितने हैं, वो मुल्जमान का 342 का कौन से पेज के ऊपर है, पीडब्ल्यूज में ऑकुलर अकाउंट के कितने विटनेसेस हैं और वो पीडब्ल्यू कौन सा, उसका पेज नंबर कौन सा। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड पे, मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, इसके अंदर मैंने फैक्ट शीट्स बनाई हुई है। फैक्ट शीट्स के अंदर पहले जिस तरह एफआईआर की डिस्क्रिप्शन होती है उसी तरह होता है, वो एफआईआर नंबर क्या है, और यहां पे एफआईआर बेल से डिफरेंट मैं क्या करता हूं कि एफआईआर के कॉलम के आगे उसका नंबर लिखा होता है और उसको जो एग्जिबिट लगा हुआ है वो लिखा होता है और एट द रेट ऑफ पेज नंबर, ताकि मेरे से जैसे ही पूछा जाए तो मैं कहूं सर इसको एग्जिबिट पीए लगा विच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 46। सो ये आपने पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। फिर इसी तरह इंसिडेंट कब का है, रिपोर्ट कब हुआ, ऑफेंस कब हुआ। सो मंजूर मलिक साहब डिटेल नोट्स लिया करते थे और उसके बाद हाँ जी बताएं अब आप कहां से पढ़ना चाहते हैं। सो देयर कम्स योर पॉइंट कि आपने पहले ऑकुलर अकाउंट पढ़ना है, आपने फॉर्मल विटनेसेस को पढ़ना है, आपने मेडिकल को पढ़ना है, या सबसे बड़ा काम कि आपने पहले ही अपना जाते स्टार पॉइंट फेंकना है कि सर इस वजह से मैं कन्विक्शन को भी असेल करता हूं, सेंटेंस को भी करता हूं। सो दैट्स हाउ जो इस वक्त की करंट डीबी है, जिस फारूक हैदर साहब और अलीज़ा बाजवा साहब इसको हेड कर, यानी फारूक हैदर साहब हेड कर रहे हैं। सो फारूक हैदर साहब का ये अगेन मैं तमाम के तमाम यंगस्टर्स डज नॉट मीन कि एक साल वाले जिनके 2 हाईकोर्ट का लाइसेंस मिल गया हुआ है, आप लोग सारे के सारे जाके इस डीबी में बैठा करें। You have literally no idea how much you will learn from these 2 eminent lordships, क्योंकि ऐसा ऐसा कमाल का पॉइंट वहां पे डिस्कस होता है, ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां से पता चलती हैं जो कि मुझ जैसे नालायक वकीलों की इनकॉम्पिटेंट तरीके को किस तरह अप्रिशिएट और जिस तरह अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की कर रहे होते हैं, अप्रेजल ऑफ एविडेंस कर रहे होते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार कल को मैंने ट्रायल किया तो ये गलतियां मैंने नहीं करनी, क्योंकि जब भी अपील में आएगा मामला तो ये इन चीजों से नॉकडाउन हो जाएगा। सो फारूक हैदर साहब क्या कहते हैं, यानी उन्होंने मर्डर रेफरेंस अपने तमाम नोट्स बने होते हैं, बट स्टिल एज अ अबंडेंट प्रिकॉशन वो नोट्स ले रहे थे। हाँ जी बताएं एफआईआर क्या है, एग्जिबिट क्या है, रिपोर्ट कब हुआ है, दरखास्त दी थी या ओरल था, उसको चॉकडाउन किया कितने बजे किया, उसके बाद के इसमें मुल्जमान कितने हैं, किसको क्या सजा हुई है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्पॉट ऑन योर पेपर्स, कि आपके पास होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं और उनकी खास स्कीम है सवाल पूछने की, उसी स्कीम में पूछते हैं। सो वेन एवर यू अपेयर बिफोर योर लॉर्डशिप तो वो स्कीम आपको पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने पीडब्ल्यूज की डिटेल सामने पहले रखी हो और वो आपसे पूछ एफआईआर के बारे में। सो वो आपके पास होनी चाहिए। सो उसको समझने के, वो आपसे पूछने का, हाँ जी बताएं आपका केस क्या, व्हाट आर योर ग्राउंड्स, यानी फारूक हैदर साहब का पहला सवाल व्हाट आर योर ग्राउंड्स। अच्छा, तो उस वक्त आपने अपनी ग्राउंड्स को एक, यानी मैंने बहुत सारे डिफरेंट, मैं आई स्टिल रिमेंबर कि अगर इफ आई हैव टू एनवी समवन आर्ग्यूइंग अ मर्डर रेफरेंस ना, 2 लॉयर्स ऐसे पटक करके आपके दिमाग में आते हैं। एक आजम नजीर तारड़ साहब, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टाइल ही हैड arguing a murder reference, और दूसरी साइड पे when it comes to advocacy, assisting the court, a lordships, like a lord's presenting his argument, that is barrister Salman Safdar साहब, and we still learn a lot. So ये 2 नाम आपके सामने आते हैं। So उस सिनेरियो के अंदर आजम नजीर तारड़ साहब का ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम था मर्डर रेफरेंस को अप्रोच करने का, और सलमान साहब का ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टाइल है, और इन दोनों को कॉपी करने की कोशिश करनी चाहिए। बट यानी कई ऐसे होते हैं
जो स्टार्ट करते हैं अपने स्टार पॉइंट से। फॉर इंस्टेंस कि सर देयर इज अ क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन इन मेडिकल एंड ऑकुलर अकाउंट। नाउ आपने ये सिर्फ मुंह से शूट नहीं कर दिया। फारूक हैदर साहब जिसने ट्रायल का काम बहुत किया, अली ज़िया बाजवा जो एक्सपर्ट एंटी टेररिज्म ट्रायल्स के ऊपर, वो इमीडिएटली आपसे पूछेंगे हाउ कैन यू से दैट, कैन यू कोरस्पॉन्ड योर आर्ग्यूमेंट, कम टू दैट पीडब्ल्यू। और जैसे आप उस पीडब्ल्यू पे जाने लगेंगे, बाजवा साहब या फारूक हैदर साहब फौरन आपको कहेंगे जरा पढ़ें इसकी, जरा इसके आए जरा पेज नंबर 47 का सेकंड पैराग्राफ में जो क्रॉस एग्जामिनेशन और आपने सजेशन दिया उससे आगे पढ़ना शुरू करें। सो मीनिंग देयर बाय व्हेन यू शूट एन आर्ग्यूमेंट यू मस्ट इन द बैक ऑफ योर माइंड नो कि इस पॉइंट को मैंने किस तरह सप्लीमेंट करना है। दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। एक मिनट रुकना यार। सो आपने अपने आर्ग्यूमेंट को उसी वक्त सप्लीमेंट करना है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप जरा मुझे ये बताएं अब मैंने किया क्या है आपके यंगस्टर्स के लिए। ये मैं भी आगे चलता हूं लेकिन मैं आपको यहीं पे बताता हुआ चलो, कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं वो मैंने, अगर आप कंप्लेनेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोज जजमेंट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। कि अगर कहीं पे रिकवरी डिलेड भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, और अगर आप मुल्जम साइड से वकील हैं तो आपने किन किन पॉइंट्स को देखते हुए अपने मर्डर रेफरेंस की तैयारी करनी है, वो सारी की सारी जजमेंट मैं एंड पे लगा दूंगा, बट दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू करते हुए आपने कोशिश ये करनी है विशाल कि आप कोर्ट से लीवरेज लें इस बात की कि जो आप कहना चाह रहे हैं यू शुड से इट, क्योंकि समटाइम्स लॉर्डशिप्स आर ऑफ द व्यू के उन्होंने क्योंकि पढ़ा हुआ है, और हम जैसे नालायक लोगों को मर्डर रेफरेंस तैयार करने में 4-5 दिन लगते होंगे, वो आधे घंटे में मर्डर रेफरेंस जितना काम उनके हाथों से गुजरा हुआ है, उन्हें जिसे कहते हैं ना वो देख के उसके फ्लेवर का पता चल जाता है इसके अंदर क्या क्या हुआ है। एंड वी एनकाउंटर्ड द सेम थिंग इन वन ऑफ द मर्डर रेफरेंस वी रिसेंटली आर्ग्यूड कि हम लोग दफ्तर में बैठ के बड़ी तैयारी शारी करके और ये सारा कुछ गए थे, बट मैं और आप वर ऑफ द व्यू के यार बंदे ने निकल जाना है, बंदे ने निकल जाना है। एंड एग्जैक्टली जैसे ही, हालांकि उस केस मर्डर रेफरेंस में स्टेट काउंसिल अपॉइंट हुई थी जिनकी तैयारी भी कोई नहीं थी, तो सारा का सारा जो सवाल जवाब थे वो फारूक हैदर साहब ने वो शूट मेरे ऊपर ही किए कि जी आप ये बताएं कि आपके चांस विटनेसेस थे, आपकी अरेस्ट से एक दिन पहले रिकवरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट ये कहती है कि वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मौके से आपने जो गाड़ी के ऊपर 4 फायर मारे हुए हैं, एट्रीब्यूट आपने एफआईआर में 2 किए हैं, इंजरीज 2 हैं, फिर उसके बाद बाकी जितने लोग थे गाड़ी के अंदर वो जख्मी क्यों नहीं हुए जब आप उधर फायरिंग किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने यानी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बल्कि आपकी ऑडियंस के लिए वो जजमेंट भी लगा देंगे प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग, तो वो ताकि उनको वो पढ़ने में मजा आएगा, बहुत अच्छी जजमेंट है। सो दैट्स हाउ यू आपने कोशिश ये करनी है, यू से व्हाट यू वांट टू से। जब आप कंप्लेनेंट साइड से होल्ड करते हैं या प्रोसिक्यूशन को होल्ड करते हैं एमआर में, तो आपको एक फायदा ये मिलता है कि देयर आर 2 people arguing a case. One, if the complainant has engaged a private counsel, and the other one is DPG और APG. उसने भी पूरा अपना केस तैयार किया होता है और वो अपनी सबमिशंस, और खास तौर पे चूंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ज्यादातर फैक्ट्स वो क्रॉस चेक भी वो डीपीजी कर रहा होता है ताकि वो फैक्ट्स देते हुए अदालत के सामने किसी किस्म की गलती ना हो। बट दैट्स हाउ यू आर्ग्यू। अब अगेन जब आपने अपना पूरा केस आर्ग्यू कर लिया, माय हम्बल सबमिशन है, जो कि बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि अपनी केस लॉ सपोर्ट जरूर होनी चाहिए आपके पास, और वो कुछ पेट जजमेंट्स हैं वो सारी मैंने लगा दी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन पेट जजमेंट्स को आपने जरूर पढ़ना है किसी भी मर्डर रेफरेंस को तैयार करते हुए, और अगर वो जजमेंट्स आपने पढ़ी नहीं है, ट्रस्ट मी विशाल, आपका आधा काम मर्डर रेफरेंस को तैयार करने का। हाँ, मर्डर रेफरेंस में एक चीज जो मैं यंगस्टर्स को लाजमी कहूंगा, अपने फैक्ट्स बहुत, जिसे कहते हैं ना, मैंने कभी इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि ट्रायल कंडक्ट करते हुए अपने फैक्ट को आपने जुबानी याद करना है, लेकिन मर्डर रेफरेंस के टाइम पे क्योंकि वहां पे सब कुछ बना के आता है, और एक मुझ जैसे नालायक ट्रायल लॉयर की इनकॉम्पिटेंसीज भी उधर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, तो उनसे भी बचना है और अपनी सबमिशन और असर्शंस भी देनी है। और इसी तरह यानी इन्हीं प्रोपोजिशन से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन ऑफ लॉ भी जनरेट होते हैं,
बहुत अच्छी, यानी हम ही हमारे एक इसी स्पेशल डीबी ने स्पेशल अमाइकस अपॉइंट किया सलमान सफदर साहब को हमारे केस के अंदर, और उस केस को लार्जर बेंच के लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल करने के लिए उसको जो है ना वो रेफर किया है। लेट्स सी वो कब लगता है। बट हैविंग सेड दैट, मर्डर रेफरेंस को हाथ डालना इज अ वेरी बिग थिंग, और इसको बहुत सोच समझ के अच्छी तैयारी से करना चाहिए मर्डर रेफरेंस को। और जो आपको लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताया, जो जजमेंट्स मैं आपको दूंगा एंड पे, इन तमाम जजमेंट्स को पढ़ें तो ट्रस्ट मी आपको बहुत फायदा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आपकी स्किल की पॉलिश होना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। पहला मर्डर रेफरेंस ऑलवेज डिफिकल्ट, विशाल हैज नॉट इनकाउंटर्ड एनी येट, तो बट लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जज जो भी हो, शुरू के 30 सेकंड टांगे ऐसे कांप रही होती है, बस उस 30 सेकंड को क्रॉस कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ से आपकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, सब कुछ वो अपनी अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। यू गेट कैप्चर द केस, चाहे वो ट्रायल हो चाहे मर्डर रेफरेंस के अंदर, क्योंकि जजेस इतने एक्सपीरियंस बैठे होते हैं, उन्होंने ट्रायल किए हुए हैं और इतना मल्टीफेरियस काम उनके हाथों से निकला हुआ है, तो आपको ज्यादा तैयारी होती है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू करने के लिए, आपकी खुद की इज्जत दाव पे लगी होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आज तो मेरा तिया फांचा कर दिया लॉर्डशिप से, ये जो सवाल शूट किए एंड वी वर अनएबल टू आंसर दैट बिकॉज ऑफ द इनबिल्ट फ्लॉज इन द केस। सर, जो मैंने अभी आपने बात की कि कुछ पेट जजमेंट्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार इन दिस पर्टिकुलर डीबी, यू नेवर गेट अ चांस टू कोर्ट अ केस लॉ। नहीं विशाल, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है कि एवरी जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट विच सेटल्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बाइंडिंग। अगर आप इस डीबी को गौर से मॉनिटर करो, ये आपकी ऐसी की तैसी फेरते हैं 2024 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। अब दे आर बाउंड अंडर आर्टिकल 189 टू अपहेल्ड what has already been settled by the Supreme Court of Pakistan. So, for instance, मेरे पास circumstantial evidence पे, chance witnesses पे बड़ी judgments थी, but what if जो judgments मैं आपको दूंगा 24 की सुप्रीम कोर्ट की judgment है कि उसकी evidentiary value क्या है। Then there is a judgment of 2024 जो कहती है कि recovery inconsequential अगर आपने खौल बरामद नहीं किए, फिर उसके बाद वहां पे आपने जो 4 गोलियां आपने एलेज की हुई मौके से खौल दो हैं, फिर उसके बाद सेफ कस्टडी के ऊपर, यस ये भी चीज आपको बताऊं, आपको बहुत सारी जजमेंट्स इसी स्पेशल डीबी की सेफ कस्टडी के ऊपर मिलेंगी कि जो आपने रिकवरी मीमो भेजे हैं, फर्द मकबूजियां भेजी हैं पीएफएसए के लिए, उसमें इतना ज्यादा डिले है कि वो उसकी सेफ कस्टडी जो है वो डाउटफुल हो जाती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाती है। सो मीनिंग देयर बाय यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज, इट्स नॉट केस ऑफ पाकिस्तान, in India or everywhere, you will find judgment on both sides. Yes. But at the given day, how your arguments are more persuasive, the more persuasive you are, the most relatable you are, the most जिसे कहते हैं beneficial case laws. देखो, law is nothing but a common sense. So common sense ये कहती है कि उस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है उसके अंदर किस तरह प्रिवेलेंट हो रही है, that matters the most. जैसे एक जो बड़ा मासूमाना सवाल आएगा जो जनरल पब्लिक भी सोच सकती है कि आफ्टर रिगरस ट्रायल, एविडेंस आया, क्रॉस हुई, सब कुछ हुआ, एक सेशन जज हुज अ वेरी केपेबल जज, सारा कुछ सोच समझ के एविडेंस को नज़र में रखते हुए वो आपको सजाए मौत दे रहा है, विच इज़ द पिनिकल ऑफ द पनिशमेंट, कि इससे ऊपर कोई सजा है नहीं, कैपिटल पनिशमेंट आ गई। व्हेन इट कम्स टू द मर्डर रेफरेंसेस, आपका मर्डर रेफरेंस भी नेगेटिव चला जाता है उसी एविडेंस के ऊपर जिनकी ट्रायल जो कोर्ट ने देखी है, और आपको अपील ने बरी भी कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है हमारा निज़ाम इस तरीके के कि नीचे सजाए मौत हो रही है और ऊपर आके बंदा बरी हो रहा है? अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो ये अपील का वो था डिबेट, चलो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अगर आपने मर्डर रेफरेंस की वैल्यू को समझना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में वो रेफरेंस फाइल हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रेफरेंस फाइल हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पे जो मंजूर मलिक साहब ने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, जरा वो देखिएगा। मंजूर मलिक साहब ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्जम ने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं दायर की
तो मेरे पास तब भी इख्तियार है मर्डर रेफरेंस के अंदर उसको बरी करने का। पहली बात। अच्छा, ये तो मैंने ऑफ द कफ आपसे बात कर ली, बट आपका जो सवाल था, कमिंग बैक टू दैट, कि आपने कहा कि बहुत केपेबल है। देखो, जब ट्रायल कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करती है तो वो ज़ाब्ताए फौजदारी की हदूदो क़यूद के अंदर रहते हुए मुकदमे की निटिग्रिटीज, उसकी ईथॉस, उसके फंडामेंटल्स को एवेल्युएट करती है। ऑल्दो मर्डर रेफरेंस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आता है, अपील फौजदारी के अंदर आती है, बट वहां पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। सो फेयर ट्रायल, उसके बाद क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, फिर उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, वो तमाम एविडेंस के देखने का कैनवस हाई कोर्ट में इज ब्रॉडर, प्लस headed by 2 judges. It's much broader in comparison to a single additional session judge or session judge conducting a trial. So इस वजह से वो कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से you see कि बहुत सारे मर्डर रेफरेंस नेगेटिव के अंदर जाते हैं और अपील को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या कम लेसर पनिशमेंट की तरफ कर दिया जाता है, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसको नेगेटिव में करके उसको अपील को एडमिट करके उसको बरी कर दिया जाता है। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज यहां पे कैनवस बड़ा है इन कंपैरिजन टू ट्रायल कोर्ट। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगेन ये अपील अगेंस्ट इक्विटल का चैप्टर था, बट यू विल सी मेनी केसेस इन विच अ पर्सन हु इज इक्विटेड ऑफ द चार्ज सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अगेंस्ट अपील गई एंड ही गॉट कन्विक्टेड एज वेल। सो ये हम उस रेलेवेंट वीडियो में देखेंगे, बट दैट्स व्हाट हाउ इट इज। हाउएवर फॉर योर ऑडियंस, जो मैं जिस तरह केस तैयार करने के नोट्स होते हैं वो आप एंड पे लगा दीजिएगा, लेट्स शेयर इट, और हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। दैट्स द मेन मकसद ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टू आवर ऑडियंस जो इन्होंने हमारी इस वीडियो को देखा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई पर्सनली हैव नॉट एनकाउंटर्ड टू आर्ग्यू एन एमआर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, बट आई हैव सीन सो फार कि इट्स अ वेरी टफ जॉब। और जो मियां साहब ने आपसे नोट्स शेयर किए हैं, जो हम जजमेंट शेयर करेंगे, उससे आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो से कोई ना कोई ऐसा लॉयर जो कि एक मर्डर रेफरेंस तैयार कर रहा है या आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।